तो स्वागत आप सभी का काइजू नंबर के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नारुमी को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ इसाओ की आगे बढ़ रहा होता है। एंड वहीं पर काइजू नंबर 9 अपने हाथ को हील कर चुका होता है। वहीं पे कुरुसु एक जगह छिपकर इसाओ को बताता है कि यह जगह पूरी तरीके से खाली कर ली गई है एंड वह वहाँ से अभी जाकर बच सकता है। इसाओ उसको समझाता है कि उसके यहाँ से जाने का कोई भी सवाल नहीं उठता। अगर वो यहाँ से चला भी जाए तो काइजू नंबर 9 के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो उसको कहीं पर ढूंढ लेगा। उल्टा इसाओ उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुरुसु इसाओ की जीत तक उसके साथ रहने के लिए कहता है। वो एग्री कर देता है और अपनी पूरी कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है, जो कि हमें नहीं बताई जाती। इसाओ की अनलीश पावर कुरुसु को भी बाहर से महसूस हो रहा होता है। अगर इसाओ किसी नंबर 1 वेपन का उसकी फुल पोटेंशियल से इस्तेमाल करेगा तो उससे इसाओ की जो लाइफ है वो भी कम हो सकती है, लेकिन बदले में जो उसको शक्ति मिलेगी वो भी एक होंजू काइजू के बराबर होगी। तभी इसाओ और काइजू नंबर 9 अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ पंच करते हैं और उस पंच के पावर को कुरुसु भी भाप लेता है कि ये काइजू नंबर 2 के रिलीज फोर्स है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक फोर्स की वजह से चीफ का दाहिना हाथ भी टूटने लगता है। यह देख के कुरुसु को यकीन नहीं होता। काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है चीफ की पावर को देखकर एंड वो किसी भी हालत में काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल करके रहेगा। लेकिन चीफ अपनी पूरी ताकत से उसको पेट पे पंच करते हैं और जब उसका सर नीचे आता है तो अपनी पूरी ताकत से उसके फेस पर मारते हैं, जिससे काइजू नंबर 9 की जो गर्दन होती है वो उखड़ जाती है एंड उसको एहसास होता है कि उसने चीफ को अंडर एस्टिमेट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो इसाओ से इम्प्रेस होता है और वो अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए इसाओ को कहता है और सिर्फ अपने धड़ से ही वो इसाओ के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। चीफ अपनी दाहिने हाथ से ही काइजू नंबर 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे, इसीलिए चीफ के हाथ पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। लेकिन बात यही नहीं थी, चीफ के जो अटैक होते हैं उनमें वो जोर नहीं होता जो कि पहले था। अब चीफ बूढ़े होने के साथ भी कमजोर हो चुके हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अपने आप को और जोर देकर लड़ाई कर सके। वक्त भी कितना सुहाना था जब चीफ हिकारी के साथ मिलकर लड़ाई करते थे। तभी एकदम से काइजू नंबर 9 चीफ के चेस्ट पर पंच कर देता है एंड उसके बाद काइजू नंबर 9 चीफ के ऊपर पंच की बारिश करने लगता है। कुरुसु के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो चीफ को किसे कवर प्रोवाइड करे, क्योंकि इस टाइम पर फर्स्ट डिवीजन और कैप्टन नारुमी भी चीफ से काफी ज्यादा दूर है। तभी चीफ कुरुसु से कहते हैं कि हम काइजू नंबर 9 को हराने वाले हैं। ये सुनकर कुरुसु भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस समय अगर चीफ एक सेकंड के लिए भी डिफेंस में चले गए तो काइजू नंबर 9 उनको मार देगा। चीफ कुरुसु से कहता है कि वह उनके सर्किट को ऑन करे और जल्दी से जल्दी सूट की पावर को मैक्स करे। उसके बाद जो चीफ का दाहिना हाथ होता है उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है और चीफ जो होते हैं वो अपने हाथ को मूव कर पा रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जो काइजू नंबर 2 के मसल्स है वो चीफ के मसल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन डर इस बात का होता है कि चीफ की जो बॉडी है वो इस झटके को सह नहीं पाएगी, क्योंकि इस समय उनकी जो एज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कुरुसु भी चीफ को इतना पुश करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे चीफ को काफी भारी नुकसान सहना होगा। लेकिन चीफ के लिए सब कुछ ठीक है। फिर वे डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स को इमेजिन करते हैं। जो आज की जनरेशन है वो कमाल की है, उसके बाद जो उनके आगे की जनरेशन होगी वो और भी कमाल की होगी। तो इस एक पल के लिए, सिर्फ एक लड़ाई के लिए वो काइजू नंबर 9 को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिकारी ने लगा दी थी काइजू नंबर 6 से लड़ाई करते वक्त। और यह कहने के बाद चीफ अपनी लिमिट से पार आ जाते हैं और जो काइजू नंबर 2 की सूट है उसके शॉक वेव से इसाओ के स्क्रीन से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी एकदम से काइजू नंबर 9 चीफ के ऊपर अपना पंच मार देता है, जिसे देखकर कुरुसु भी हैरान हो जाता है और चीफ उस पल के लिए उस दिन को याद करने लगते हैं जब शिनोमिया ने सबसे कहा था कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी। हिकोरू की बात सुनकर हिकारी को यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है। इसाओ बताते हैं कि यह तो सिर्फ एक बस नॉर्मल सी बात थी, अगर वो हमारी फैमिली में जन्म ले चुकी है तो उसको ऐसा कहना ही था। इसाओ की बात सुनकर हिकारी उसका मजाक बनाने लगती है। इसाओ बताते हैं कि यह काफी खतरनाक काम है। इसाओ की बात सुनकर हिकारी ठान लेती है कि अगर किकोरू ने इसी रास्ते को चुना है तो वह उसको ट्रेन करने के लिए अपने दिल को पत्थर बना लेगी और सरवाइव करने के लिए अपनी पावर्स भी दे देगी। और इसका मतलब यही होता है कि इसाओ को किकोरू का ध्यान रखना है, उसको खूब सारा प्यार करना है और अटेंशन भी देना है, जो कि एक बाप की नॉर्मल सी जिम्मेदारी होती है। उस वक्त की हिकारी की बात
बात को याद करके इसाओ और भी ज्यादा रेंज में आ जाते हैं और काजू नंबर 9 के हाथ को पकड़कर इसी बात का गुस्सा करने लगते हैं कि उसने एक बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुरुसु स्क्रीन में देखता है कि इसाओ की बॉडी के अंदर से सुपर हाई लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है। कम से कम इसाओ जो काम कर सकता है वो यह है कि वो आने वाले संकट को खत्म कर दे और इसाओ की आंखें देखकर काजू नंबर 9 काफी ज्यादा डर में आ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखें काजू नंबर 2 से कम नहीं लग रही होती हैं। फिर इसाओ अपनी पूरी ताकत से काजू नंबर 9 के ऊपर पंच मार देता है, यह कहते हुए कि वो भविष्य के सबसे बड़े खतरे को यहीं पर आज मार देगा ताकि वह उसकी छोटी बेटी को दोबारा परेशान न कर सके। फिर इसाओ को अपने किकोरू का वो रोता हुआ चेहरा याद आता है। कुरुसु बताता है कि इस समय इसाओ अपनी लिमिट के पार हो चुके हैं। जबकि ऑफिसर और डायरेक्टर अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर डायरेक्टर इतामी को समझने में देरी नहीं लगती कि वो काजू नंबर 2 का एक स्पेशल ब्लास्ट है। लेकिन इस वक्त तो उसको चीफ की परवाह हो रही होती है, क्योंकि चीफ ने अपनी इंसानी लिमिट को पार कर दिया है। अब लगता नहीं है कि मॉन्स्टर 9 इसाओ के सामने खड़ा रहने के लिए लायक होगा। जब हम मॉन्स्टर 9 की हालत को देखते हैं तो वो काफी खराब होता है एंड उसका जो कोर एरिया होता है वो भी बाहर निकल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर 9 यहाँ पर अपने पूरी प्लान के साथ आया था, तभी वो अपनी बॉडी का शेप बदल लेता है अपने कोर एरिया को डिफेंस करने के लिए। तभी वो देखता है कि इसाओ अपने दूसरे हाथ को भी चार्ज करके काजू नंबर 9 के ऊपर पंच कर देता है। यह देखकर मॉन्स्टर को हैरानी होती है कि एक इंसान अपनी लिमिट के पार जाकर मॉन्स्टर 2 की पावर को इतना इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसाओ काजू नंबर 9 के ऊपर अपना दूसरा पंच लॉन्च कर देता है और उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह काजू नंबर 9 की बॉडी को चीरकर एक बिल्डिंग से जाकर टकराकर पार चली जाती है और कुछ ही वक्त में वह बिल्डिंग टूटकर बिखर जाती है। पंच के प्रेशर से सब जगह धूल ही धूल उड़ने लगती है और यह काफका दूर से देख लेता है। फिर काफका और नारुमी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुरुसु खुद को संभालकर जब डायरेक्टर चीफ को देखता है तो वे सही से खड़े होते हैं और काजू नंबर 9 की बॉडी की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। तभी उसकी बॉडी से एक परछाई आती है और वह कोई और नहीं काजू नंबर 9 होता है। काजू नंबर 9 की जो बॉडी होती है वो इस ब्लास्ट को सहन नहीं कर पाती एंड वो वहाँ पर नष्ट हो जाती है और काजू नंबर 9 खुद को हील नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यह चीफ के लिए काफी ज्यादा बुरा था कि चीफ ने अपने ह्यूमन लिमिट को सरपास कर दिया है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे बढ़कर उसके कोर एरिया को खत्म कर पाए। कुरुसु उसकी बात सुनकर डर जाता है। अगर चीफ के पास कोई और काजू का बॉडी होती तो ऐसा पॉसिबल था कि चीफ ने उसको कब का हरा दिया होता। कुरुसु चीफ को कहता है कि उनको बस और थोड़ा सा और खुद को पुश करना होगा, लेकिन चीफ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो खुद की बॉडी को भी हिला पाए। और जब चीफ के हम चेहरे को देखते हैं तो उनके चेहरे में काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन तब भी चीफ खुद को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते। काजू नंबर 9 अपने ऑर्गन्स निकालकर खुद खाने लगता है, यह कहते हुए कि अब काजू नंबर 2 काजू की तरह एक काम करेगा। कुछ समय बाद वहाँ से धूल उड़ने लगती है और काफका नारुमी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब वो अपने सामने देखते हैं तो चीफ काजू नंबर 9 की बॉडी के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ से हम नारुमी और चीफ के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ नारुमी को बताते हैं कि वह जब डिफेंस फोर्स की सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा कर लेंगे तो वह लड़ाई करना छोड़ देंगे और चीफ को लड़ाई न करने का रिक्वेस्ट नारुमी भी करता है। और चीफ की लड़ाई छोड़ने के बाद पूरी डिफेंस फोर्स यानी कि पूरे नेशनल की जिम्मेदारी नारुमी के हाथों पर होगी। फिर भी नारुमी धीरे धीरे करके चीफ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। काफका को यह देखकर काफी खुशी होती है कि चीफ जो है वो सही सलामत हैं, उनको ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी। तभी काफका की जो काजू बॉडी होती है वो उसको एक बड़े खतरे का एहसास देती है और जो काफका होता है वो नारुमी को चीफ के पास जाने के लिए मना कर देता है। काफका को बस यह बताने की देरी ही रहती है कि वह डायरेक्टर चीफ नहीं है। तभी काजू नंबर 9 नारुमी की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करके वहाँ पर शूट कर देता है, लेकिन उस शूट से नारुमी और काफका दोनों ही बच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और काजू नंबर 9 अपनी फ्यूज्ड फॉर्म में होता है। नारुमी जब अपने सामने देखता है तो उसको यकीन नहीं होता कि वह तुरंत ही चीफ को कांटेक्ट कर चुका है और वह तुरंत ही चीफ को कांटेक्ट करते हुए पूछता है कि वह कहाँ पर है। काजू नंबर 9 को नारुमी की आवाज अपने कानों में महसूस होती है और वह चीफ के ईयरबड को बाहर निकालकर नारुमी को बताता है कि उसने चीफ को मार दिया और चीफ के साथ खुद को फ्यूज्ड कर लिया। तो जब काजू नंबर 9 बताता है कि उसने चीफ को मारकर उसके साथ फ्यूज हो चुका है तो सुनकर काफका और नारुमी भी दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नारुमी उठते हुए कहता है कि इस बात पर कौन, तभी सुनोमिया वहाँ पर काजू पर शूट करते हुए कहती है कि इस बात पर तुम्हारी कौन यकीन करेगा कि तुमने चीफ को मार दिया
है। काफका किकोरू को देखकर चौंक जाता है और जब शिनोमिया अपने सामने देखती है तो काजू नंबर 9 उसके इसाओ का चेहरा दिखाते हुए कहता है कि तुम इसी की बेटी हो ना। किकोरू यह देखकर टूट जाती है और काफका उधर देखने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पे नारुमी काफी तेजी से उसके पास आता है और उस पर कट लगा देता है और यह अटैक देखकर काजू नंबर 9 को समझने में देरी नहीं लगती कि नारुमी ने इस अटैक का इस्तेमाल बीटा पे किया था। तभी नारुमी अपनी नंबर 1 टेक्निक इरप्शन स्लैश का इस्तेमाल करके काजू नंबर 9 पर अटैक कर देता है और साथ ही में उसको इसाओ की बात याद आती है कि जो उसने कही थी कि वो उसके हाथ में पूरा नेशनल सौंपेगा। और यह बात याद करके नारुमी और भी ज्यादा गुस्सा होकर यह बात की कसम खाता है कि वह काजू नंबर 9 को यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। तभी काजू नंबर 9 अपने बड़े से पंख निकालकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। नारुमी यह देखकर काजू नंबर 9 से इसका मतलब पूछता है तो वह बताता है कि जब वो किसी के बॉडी के साथ फ्यूज्ड करता है तो उसकी बॉडी उसको कई सारे रिजेक्शन देती है और उन सभी रिजेक्शन से पास करने के लिए उसको थोड़ा समय चाहिए होगा। लेकिन नारुमी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो काफी तेजी के साथ काजू नंबर 9 के ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। नारुमी अपनी बात पूरी करता ही है तभी काजू नंबर 9 अपना बड़ा सा मुंह खोलकर काजू नंबर 2 के ब्लास्ट को एक्टिवेट करने वाला होता है। यह देखकर नारुमी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी काफका वहाँ पर आकर अपने पंच को चार्ज करते हुए काजू नंबर 9 से कहता है कि वह उनको उनका चीफ वापस लौटा दे। उस पंच को खाने से जो काजू नंबर 9 का ब्लास्ट था वह वहीं पर डिसमिस हो जाता है। लास्ट टाइम काजू नंबर 9 काफी ज्यादा होपलेस था लेकिन अब काजू नंबर 8 को वो वहाँ से जिंदा नहीं छोड़ने वाला और हम देखते हैं कि काजू नंबर 9 ने काजू नंबर 8 की पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी शिनोमिया को इस बात का एहसास होता है कि उसके बाप का कातिल ठीक उसके सामने ही है लेकिन वह पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी है, वह कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर काफका और नारुमी एक साथ मिलकर काजू नंबर 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और काफका और नारुमी को उससे लड़ाई करते हुए काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस बात की काफका को हैरानी होती है कि कैप्टन नारुमी और वह मिलकर उसके साथ डील कर रहे हैं लेकिन उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। तभी काजू नंबर 9 काफका के ऊपर अपनी ताकतवर पंच मारता है और काफका भी अपनी पूरा दम लगाकर काजू नंबर 9 के ऊपर पंच मारता है और उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं। लेकिन काफका देखता है उसके राइट हैंड के मसल से ब्लड निकल रहा है। फिर काफका उससे पीछे हट जाता है। काजू नंबर 9 उनको बताता है कि अब वो वापस जा सकता है लेकिन तभी उसका जो राइट हैंड होता है वो टूटकर गिर जाता है काफका के पंच के कारण। फिर नारुमी काफका को बताता है कि वह किसी भी हालत में काजू नंबर 9 को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। नारुमी अपने वेपन से काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है लेकिन काजू नंबर 9 अपने आर्गन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। असली झटके का एहसास काजू नंबर 9 को तब होता है जब नारुमी के वेपन से एक सूट आकर उसके हाथों पर लग जाता है और तभी काफका एकदम से आकर उसके पेट पर पंच मारता है। इतना ताकतवर पंच की उसके पेट से हड्डियां भी बाहर निकल जाती हैं। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम काजू नंबर 9 काजू नंबर 8 को मानता है। तभी काफका चिल्लाते हुए काजू नंबर 9 से कहता है कि वह उसको इस तरीके से जाने नहीं देगा। तभी उसको किकोरू का चेहरा याद आता है जब इसाओ ने किकोरू की तारीफ करी थी और इस बात की कसम खाता है कि वह उसको इस तरीके से राता फैलाकर यहाँ से आसानी से जाने नहीं देगा। फिर काफका काजू नंबर 9 के ऊपर एक और ताकतवर पंच मारता है। काजू नंबर 9 देखता है कि उसकी बॉडी पर कई सारी रिजेक्शन होना शुरू हो चुकी है जिससे वह चीफ की बॉडी को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसको इस बात का पूरा यकीन है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काजू नंबर 8 है। और हम देखते हैं कि काफका की पंचेज और नारुमी की सूट से काजू नंबर 9 की हालत बेकार हो जाती है। फिर काफका और नारुमी साथ में उस पर आखिरी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब काजू नंबर 9 देखता है कि नारुमी और काफका साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वह काजू नंबर 2 के ब्लास्ट को फिर से एक्टिवेट करता है और उस ब्लास्ट से वहाँ पर जितनी भी पूरी जगह होती है वह सारी टूटने लग जाती हैं और दूर से शिनोमिया को काफका और नारुमी की परवाह हो रही होती है। और जब हम लोग काजू नंबर 9 को देखते हैं तो उस ब्लास्ट के कारण काजू नंबर 9 के पास उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ही बचा होता है। एंड इस टाइम पर जो काजू नंबर 9 होता है वो अपनी लिमिट पर होता है और अगर उसने एक ऐसे ही काफका और नारुमी के साथ फाइट करी तो उसको डर है कि जिस बॉडी को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करी है वो उसके हाथों से निकल जाएगी। और जब काजू नंबर 9 अपने सामने देखता है तो कैप्टन नारुमी अपने वेपन और काफका ने अपने हाथों से खुद को बचा लिया होता है। यह देखकर काजू नंबर 9 को हैरानी होती है जिस अटैक के कारण वो खुद भी नहीं बच पाया, यह दोनों कैसे बच गए। तभी कैप्टन नारुमी और काफका काफी ज्यादा गुस्से में काजू नंबर 9 की तरफ देखने लगते
हैं और उससे दुआ मांगने के लिए कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी ना हो। और फिर काजू नंबर 9 ऐसा देखना शुरू करता है जैसे कि यह सब कुछ बड़ी बात नहीं हो, और वह उन दोनों से कहता है कि उसको इस चाल का पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। नारुमी अपने रेटिना वेपन से देखता है कि आखिरकार वह क्या करने जा रहा है और वह समझ जाता है कि काजू नंबर 9 का प्लान क्या है। फिर काजू नंबर 9 अपने चेहरे को 2 हिस्सों में करता है और एक हिस्सा कुरुसु पर और एक हिस्सा किकोरू पर, और वह अपने मुंह से उन दोनों पर शूट कर देता है। काफका और नारुमी भी काफी तेजी से उन दोनों को बचाने के लिए जाते हैं। काजू नंबर 9 ने पहले ही कहा था कि वह इस समय अपनी लिमिट पर है और आखिरी अटैक से जो चीफ का चेहरा होता है वह धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। काजू नंबर 9 इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बताता है कि वह किसी को भी उसके सामने मरने नहीं दे सकते। फिर काजू नंबर 9 काजू नंबर 8 को गुड बाय करता है, क्योंकि अगली बार जब वे मिलेंगे तो काजूस का युग शुरू हो चुका होगा। काफका और नारुमी भी कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय कुरुसु और किकोरू को बचाने के अलावा। फिर काजू नंबर 9 चीफ की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।